डॉक्टर कैसब, हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, जिस तरह से अक्सर कहा जाता है, हुकूमत की जानिब से यही जवाब पेश किया जाता है कि IMF की जानिब से सख्त शराइत आयद की गई हैं, इस वजह से हम ये फ़ैसले कर रहे हैं। से आज भी कहा गया कि सैलाबी सूरत हाल थी और उसके बाद फिर खित्ते में जो कशीदगी बढ़ी, उस वजह से भी कुछ हमें माली बहरान या मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। आप क्या समझते हैं, बजट के तनाजुर में ये कहना कहाँ तक दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान का मुआशी बहरान मालियाती कम और गवर्नेंस का ज़्यादा है? आई एग्री विद यू। पहली बात तो ये है कि IMF आप ही से पूछता है कि आप कहाँ कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और फिर आप पे वो नफाज करता है, और अभी तक तो आप उनके ज़्यादातर शराइत मान ही नहीं रहे। मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि अवाम पे बोझ डालना तो IMF की शर्त मान ली, मगर अशराफिया पे बोझ डालना या अपने खर्चे कम करने की IMF की शर्त हम नहीं मानते। बात ये है जी कि गवर्नेंस में के दो पहलू हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे आपकी एक इकॉनमी उस लेवल पे नहीं जा सकती। एक करप्शन है जिसके थ्रू टैक्स एवेजन भी होती है, और और दूसरा पिल्फरेज है, जो टैक्स इकट्ठा किया है उसमें से जो ज़ाया होता है। और उसमें आप जब तक शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक आप लोगों को सजाएं नहीं देंगे। रिपोर्टें सिर्फ IMF की नहीं है, रिपोर्टें वर्ल्ड बैंक की नहीं है, रिपोर्टें आपकी जो पार्लियामेंट की कमेटी है वो आपकी हर अदारे। फिर आपने PIA बेच दिया, आपको पता है कि रेलवे को कितना नुकसान है, आपको पता है कि किसी और अदारे को कितना, तो उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको आपने आज तक पूछा ही नहीं है कि जनाब आपको इतनी तनख्वाहों से हमने रखा हुआ है तो क्यों है नुकसान, क्यों हमें हर दफ़ा आपको सफ़ेद हाथी की तरह ये करना पड़ता है। मैं दो बातें यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ गवर्नेंस के अलावा। वो ये है कि एक नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई हुई है, वो आपको किसी भी बजट में इम्प्लीमेंट होती नज़र नहीं आती, और जब तक वो नहीं इम्प्लीमेंट होगी आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के मसले हल नहीं कर सकते। खुद बनाई हुई है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि साल डेढ़ साल पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक रोशन पाकिस्तान शायद का नाम था, एक पॉलिसी बनाई थी कि इतने सालों में पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। वो भी मैंने ना इस जो आने वाला बजट है और ना जो जाने वाला बजट है उसमें उसकी प्लानिंग कहीं नजर आती है। कैसा इस किस्म के और भी कई ऐसे मंसूबे हैं जिनका शायद अगर फिर तो होता रहा, लेकिन किसको खुश कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बना के वो बता के कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब तक आप वो पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं बना रहे, जिसमें तालीम भी है, जिसमें बिजली भी है, जिसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली सारे हैं, SDGs जो आप पे कहे हुए हैं एंड सच फोर्थ। मैं एक और बात भी करना चाह रहा हूँ, उसमें आपने भी बात की, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी। मैं उस एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि वो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम नहीं है, वो डेस्टिट्यूट को सपोर्ट करने का प्रोग्राम है जो UNO ने दिया हुआ है 2000 से। वर्ल्ड बैंक से पैसे आते हैं कि वो बच्चे, वो औरतें, वो अपाज, वो बूढ़े कोई भूखा ना सोए। हम उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, हम उसको ख़त्म करने के हवाले से भी बात जी एक 2-3 दफ़ा किया गया। पहले नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म करने की कोशिश की, UNO आई तो फिर वो 1000 से 1500 चला गया। इमरान खान साहब ने ख़त्म करने की कोशिश की, फिर UNO ने किया तो फिर वो 2000 पे चली गई। अब शायद ख़त्म करने तो ये कोई 2500-3 हज़ार पे चला जाए, क्योंकि पैसे उनके हैं। ये एग्रीमेंट जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, उसका नाम बेनज़ीर रख दिया आपने। वो डेस्टिट्यूट्स के किसी मुल्क में भूखा कोई ना सोए जो नहीं कमा सकता, उसके लिए है। हमारे तो अफसरों के बीवी बच्चे भी उससे फ़ायदे उठाते रहे हैं, पकड़े भी गए। ऐसे प्रोग्राम्स में तो रिफॉर्म्स करनी चाहिए आपको, बजाय इसके कि आप बंद करने के हवाले से बात करें। अगर बेज़ाब्तियां हैं तो आप उसको दुरुस्त करें ना, ये करना चाहिए। आपसे मुस्तफ़ा अशरफ साहब, आपसे भी बात करेंगे। जिस तरह से अभी IMF की बात कर रहे थे कि IMF की जानिब से कुछ शराइत दी जाती हैं कि आप इस किस्म के फ़ैसले करें, जिस तरह अभी कहा गया कि सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी जाए मुकम्मल तौर पर, ये भी एक शर्त है उनकी। इस पर तो हुकूमत मान जाती है कि ठीक है, जो बेचारा तबका पहले ही पिस रहा है वो मज़ीद पिसता है इस किस्म के फ़ैसलों की वजह से। तो क्या समझते हैं हर साल
हम रेवेन्यू टारगेट सेट करते हैं लेकिन हम अचीव नहीं कर पाते, तो वो आप क्या समझते हैं इदारों के अंदर इतनी माली बेज़ाब्तगी हैं कि उधर से जब तक आप इंटरनल अपने ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस को बेहतर नहीं करेंगे तो किस तरह से फिर आप अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स? अच्छा, ये टारगेट की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात जो डॉक्टर कैस साहब ने कही है, आप देख रहे होंगे कि कुछ अरसा से एक डिबेट चल रही है कि जो NFC अवार्ड है उसमें सूबों का हिस्सा ज़्यादा है, उसको कम किया जाए ताकि फेडरेशन के पास कुछ पैसे बचें उसके अपने खर्चे जो हैं उसको मीट विद करने के लिए। और साथ ही ये बात हो रही थी कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको सूबे जो है वो अपने तौर पे ओन करें और वो उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दें। अब आपने देखा कि 1-2 दिन से ये डिबेट ख़त्म हो गई है, इस पे अब कोई बात नहीं कर रहा। और जो आज के इकोनॉमिक सर्वे में सूरत हाल नज़र आई है वो ये है कि 1046 बिलियन रुपीस जो हैं वो डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलहदा करके फेडरल गवर्नमेंट के पास आ गए, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा सिर्फ 126 अरब है और बाकी 920 अरब जो हैं वो सारे सूबों से इकट्ठा करके एक फ़ंड फेडरल गवर्नमेंट के पास आ गया है, सो दैट कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और NFC अवार्ड की जो एक डस्ट है उसको सेटल डाउन किया जा सके। अच्छा जी, अब आता हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो बजट टारगेट है जो FBR हर साल मुकर्रर करता है या हुकूमत करती है वो कुछ अजम्पशंस पे होता है। मसलन आपकी साल के दौरान इंपोर्ट क्या होगी, आपकी एक्सपोर्ट क्या होगी, आपके फॉरेन रेमिटेंसेस क्या आएंगे और ग्रोथ रेट क्या होगा आपका, ख़ास तौर पे लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका इन्फ्लेशन कितनी होगी। अब अगर ये चीज़ें उस तरह आगे नहीं चलती जो इस वक्त हैं और जिसकी बुनियाद पर ये टारगेट फिक्स हो रहा है तो आप कभी भी टारगेट नहीं कर सकते। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपकी इन्फ्लेशन जिसकी बुनियाद पे आपका टारगेट फिक्स हुआ वो अगर कम रहती है जो कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को तो इंडिकेट करती है लेकिन टारगेट मीट विद करने के लिए वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। इसी तरह आपकी इंपोर्ट जो है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो गई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, टैक्स आएगा। इंपोर्ट कम हो गई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ठीक हो गई, आपको टैक्स कम आएगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं जिसकी बुनियाद पर टारगेट फिक्स होता है, अगर वो उस तरह साल के दौरान ना चले तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। कारकर्दगी या उन्हें एफिशिएंट होना बड़ा जरूरी है। आप ताजरों की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उस बारे में बताइएगा। अब ये है कि चंद दिन पहले हुकूमत ने अनाउंस किया है कि ताजरों के लिए एक आसान स्कीम हम दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके रिटर्न जो है वो उसको सादा किया जाए, उसको आसान किया जाए, उसको मुख्तसर किया जाए। अब ये स्कीम जो है ये पहली दफ़ा नहीं आ रही, ये चंद साल पहले भी आई थी और अगर मैं माजी में देखूं तो 1988 और 89 में कोई आधे सफ़े का रिटर्न फॉर्म कर दिया था हुकूमत ने, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था। अब ये जो मौजूदा स्कीम हैं ये ब्लैक एंड वाइट में आज तक भी अवेलेबल नहीं है, ये अभी ख़बरों में है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, लेकिन इसके मुताबिक वो ताजर जिनकी टर्नओवर साल की 20 करोड़ से कम हो वो इस स्कीम में आ सकते हैं और उस पे जो भी वो टैक्स खुद बनाएंगे वो टैक्स अदा करें, लेकिन 25,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोई टैक्स पहले विदहोल्ड हुआ है, मसलन उसने कोई चीज़ ख़रीदी है या उसने कोई चीज़ बेची है, तो वो टैक्स एडजस्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर वो एडजस्ट होने के बाद पेबल 25,000 से कम बने तो उसको 25,000 बहरहाल जमा कराना होगा। अब आप देखें 35 लाख ताजर है, अगर 10 लाख भी रिटर्न दे दें, जो कि मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है, तो आपको 25,000 के हिसाब से टैक्स आपको मिलेगा तकरीबन 25 अरब रुपया। लेकिन जो एक दूसरा पहलू है आपकी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का, वो है अंडर असेसमेंट, जिसको 10 बिलियन देना चाहिए वो 50 करोड़ दे रहा है।
अगर वो उसको आप प्लग कर लें लूप होल को, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है बजाय इसके कि आप इस तरह की एक ताजर की स्कीम दे के सारे सिस्टम को रिस्टोर कर दें। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम रिस्टोर कैसे होगा। डिजिटाइजेशन का प्रोसेस एक चल रहा है 2-3 सालों में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल या आइंदा 1-2 सालों में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस स्कीम के तहत जिसके पास क्रेडिट कार्ड की मशीन है वो इस स्कीम से आउट है। उसने कोई आपको विदहोल्डिंग टैक्स उसने नहीं करनी। हालांकि विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो एक आपका थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का टूल है जिसकी बुनियाद पे आप आने वाले सालों में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करते रहे हैं, वो नहीं होगा। फिर तीसरी बात ये कि इन लोगों को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जब इस तरह की शुतर बेमहार किस्म की स्कीम आएगी तो आप यकीन रखें, और बाद में पता भी चल जाएगा कि जो पहले रिटर्नें फाइल कर रहे थे और बाकी कवानीन को मान रहे थे और सारी उनका डेटाबेस में इंफॉर्मेशन मौजूद थी, वो इस स्कीम में आ जाएंगे, और वो लोग जिनकी एक से ज़्यादा दुकानें थी वो भी उनकी बाइफिकेशन करके इस स्कीम में आ जाएंगे।